वो तकरीबन 1 घंटे से अपने दफ्तर में कुर्सी पर बैठे इस तराबी कैफियत में मोबाइल हाथ में थामे स्क्रीन पर चमकती उर्वा की तस्वीर को देख रहे थे। अपनी मासूम बेटी की जिंदगी से भरपूर खिलखिलाती मुस्कुराती तस्वीर उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। वो अपनी बच्ची के साथ कुछ ज्यादती करने जा रहे थे। वो शायद उलझन का शिकार थे, और फिर हुरैन भी तो इस फैसले से खुश नहीं थी। आखिर वो माँ थी, शायद अपनी जगह ठीक भी थी। इसीलिए उन्होंने हनी को रिश्ते के लिए हाँ करने से पहले घर वालों का रद्द अमल देखना मुनासिब समझा, जो कि बिल्कुल उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक था। मगर वो फैसला कर चुके थे कि हनी को इनकार नहीं करेंगे। अब जामिन शाह ने मोबाइल पर एक नंबर मिलाया और गहरा सांस लेने के बाद मोबाइल फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम मामू। दूसरी जानिब दूसरी बेल पर ही फ़ोन पिक कर लिया गया और स्पीकर से भारी मर्दाना आवाज़ आई थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? जामिन शाह ने हनी का हाल अहवाल पूछा। ठीक, आप सुनाए। संजीदा लबो लहजा उसकी शख्सियत की अक्कासी था। बेटा, मुझे उर्वा के लिए तुम्हारा प्रपोज़ल कबूल है, उन्होंने भी संजीदगी से कहा, जबकि सात समंदर पार बैठे रूहान आसिम के लब मुस्कुराए थे मगर फिर सुकड़ गए। हैरत है, मुझे तो लगा कि आप इनकार कर देंगे। वो दिल की बात जुबान पर ले आया। उसे वाकई हैरत हुई थी। तुमने पहली बार जिंदगी में कुछ मांगा है मुझसे बेटा। बेशक उर्वा मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। बस मेरी बच्ची को खुश रखना तुमने हनी। उनकी आवाज़ शायद भीगी हुई थी या रूहान को महसूस हुई। मर्द जितना भी मजबूत हो, मगर हर बाप बेटियों के लिए शायद कमज़ोर ही होता है। अर्शा राजी है इस रिश्ते पर? वो बात बदल गया। उसके अचानक सवाल पर एक पल को जामिन शाह खामोश हुए। उर्वा मेरी बेटी है और उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं ही करूँगा। अर्श की रजामंदी ज़रूरी नहीं है। वो ठहरे हुए अंदाज में गोया हुए। मरियम कैसी है मामू? रोहान ने हंकारा भरते मरियम का अहवाल पूछा। मरियम ठीक है हनी, मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, उसे अपनी बेटी समझता भी हूँ। जैसे तुम फिक्रमंद हो उसके लिए, मैं भी हूँ। आखिर तुम और मरियम मेरी बहन की औलाद हो और तुम आ कर रहे हो। वो सच्चाई से बोल रहे थे, जबकि रोहान बिल्कुल खामोश हो गया था। और तुम कब आ रहे हो पाकिस्तान फिर? रोहान को खामोश पाकर उन्होंने बात का रुख बदला। अब तो बहुत जल्द। मजीद मुख्तसर बात करके उसने कॉल काट दी। अब वो टेरेस पर खड़ा अमेरिका की फिजा में सिगरेट का धुआं छोड़ रहा था। वो कम उम्री में ही ज़माने की तलखियों से वाकिफ़ हो चुका था। वो शायद 10 साल की उम्र से जानता था कि उसके बाप ने उसकी माँ का रेप किया था। निकाह तो बाद में फॉर्मेलिटी पूरी की थी उसने। उसके दादा और बाप हर गलत और बुरे काम में मुलविस थे। उसका बाप दूसरी औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखता था। कई मर्तबा उसने अपने बाप को अपनी माँ को जानवरों वहशियों की तरह मारते देखा था। बेशक उसके दादा और बाप उसे बेहद प्यार करते थे, मगर उसे कभी उन दोनों से उनसियत नहीं रही थी, क्योंकि वो अपनी बेबस माँ को तकलीफ देने वालों को कत्तन अच्छा नहीं समझता था। फिर एक दिन उसके दादा की मौत के बाद उसका बाप भी पुलिस की हिरासत में चला गया। वो दिन बहुत कठिन था। उसकी माँ की हालत जाने क्यों खराब थी, मगर फिर जामिन मामू उन्हें लेने आए थे। जामिन मामू ने उन्हें अपने साथ रखना चाहा था, मगर उनकी माँ ने इनकार किया। फिर जामिन मामू ने उन्हें एक महफूज जगह मुंतकिल किया। वो अक्सर ढेर सारी चीज़ें लेकर उनसे मिलने आते थे। कुछ दिन बाद उसकी माँ ने एक खूबसूरत परी को जन्म दिया था। फिर जैसे उनकी बेरंग ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आईं, मगर ज़्यादा दिन उन्हें ये खुशी रास नहीं आई। बज़ाहिर उसकी माँ ठीक लगती थी, मगर वो अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। ये बात उनकी अचानक मौत ने साबित कर दी थी, और उसकी साबिर माँ इस जालिम और बेरहम दुनिया से मुंह मोड़ गई। वो फिर से तन्हा हो चुके थे। इस बार फिर जामिन मामू ने उन दोनों बहन भाइयों के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और उन्हें अपने साथ शाह हवेली ले आए, जहाँ हुरैन मामी थी, जो बहुत शफीक थी। मगर फिर छोटी नानों की नाराज़गी की वजह से जामिन मामू ने उसे अमेरिका भेज दिया, ताकि वो आला तालीम हासिल कर सके, और इस तरह उसकी छोटी सी गुड़िया बहन उससे दूर हो गई। मगर उसे यकीन था कि मरियम महफूज और शफीक हाथों में है। और फिर एक दिन जामिन मामू ने मरियम का हाथ अपने चहीते बेटे के लिए मांगा। उस वक्त रोहान को लगा कि उसके बाप के घिनौने माजी की परछाई पर मरियम पर कभी नहीं पड़ेगी। अर्श बहुत काबिल और अच्छा लड़का था। उसने फ़ौरन हामी भर दी। फिर जामिन मामू के बेहद इसरार पर सिर्फ इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आया कि पाकिस्तान में उसकी बहुत बुरी यादें थी। मगर अब 3 साल बाद वो उस रात मरियम की कॉल की वजह से हड़बड़ा कर उठा था। वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। सिसकते हुए उसने अर्श के दूसरे निकाह के बारे में बताया, और उस पल रूहान का दिल किया कि अर्श शाह को जान से मार दे, जिसने उसकी बहन के साथ जुल्म किया।
उसी वक्त उसने पाकिस्तान वापस आने का इरादा कर लिया था। तुम क्या समझते हो अर्शा, मेरी बहन लावारिस है? तुम उसके सर पर सौतन ले आओ और तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब 7 समंदर पार बैठी बहन रोते हुए अपने साथ हुआ जुल्म बताती है तो उसके भाई पर क्या गुजरती है। उसकी आंखें मारे जब्त के सुर्ख हो चुकी थी। उंगली में दबे सिगरेट को अब वो फर्श पर गिराकर पाँव में पहने बूट के साथ मसल रहा था। वो हैरान थी कि रोहान ने तो उससे रिश्ते का नहीं बताया था। उनकी तो अभी कल ही फोन पर बात हुई थी। वो हमेशा उससे जिद करती थी कि भाई पाकिस्तान आकर शादी कर ले, मगर वो हमेशा टाल जाता। और अब इंतखाब भी किया तो उर्वा का, जो कि एक हैरान कुन बात थी। उसने रोहान का नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। रोहान के कॉल अटेंड करते ही उसने रिश्ते की बाबत दरियाफ्त किया। रोहान की तस्दीक पर वो लब भींच कर रह गई। लेकिन भाई, उर्वा तो बहुत छोटी है आपसे। जब उसने ये बात मरियम को बताई तो वो फ़ौरन बोल उठी, उसकी उम्र मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मुझे सिर्फ अपनी बहन की खुशी अजीज़ है। वो बोला तो उसके अंदाज में खुद गर्जी थी। मेरी खुशी? क्या तुम नहीं चाहती मैं पाकिस्तान आ जाऊं? रोहान ने सवाल दागा। लेकिन शाजी कभी नहीं मानेंगे, वो झुंझला कर बोली थी। जामिन मामू मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसने जैसे मरियम को आगाह किया। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन वो डरते डरते कहती बात अधूरी छोड़ गई। ओह सुनो मरियम, तुम अर्श की फिक्र मत करो। पाकिस्तान आकर पहला काम मैं उससे अपनी बहन के साथ की गई ज्यादती पर जवाब तलबी की सूरत में करूँगा। रोहान के लहजे की तलखी मरियम को बुरी लगी थी। भाई प्लीज़, वो कुछ कहते कहते खामोश हुई। ओके, तुम कोई टेंशन मत लेना, जल्द मुलाकात होगी हमारी। मरियम को तसल्ली देकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। जबकि मरियम की सोचों का महवर एक बार फिर अर्श की ज़ात। जब उस दुश्मन जान की कॉल आ गई, मगर उस वक्त तो वो मसरूफ़ होता है। यस करके मोबाइल कान से लगाते उसने सोचा, क्या हाल है मेरी जान? हशाश बशाश सा अंदाज था। ठीक, आप कैसे हैं? याद आ गई आपको मेरी? नरोठेपन से पूछा गया। कैसी बात कर दी है आपने जान, मैं भूल सकता हूँ क्या आपको? वो मोहब्बत भरे अंदाज में गोया हुआ। इस वक्त कहाँ है? मरियम ने मुस्कुराते हुए पूछा। थाने में हूँ। आपको तो ड्यूटी टाइम पर बात करना पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान मुझे याद कर रही है, सो मिला ली कॉल। उसके जवाब पर मरियम की मुस्कुराहट गहरी हुई। खाना खाया आपने? मैं इतने रोमांटिक मूड में हूँ कि तुम अलग ही चल रही हो, अर्श ने बदमिजाज होते हुए कहा तो मरियम खिलखिला कर हंसी। काफ़ी देर दोनों बात करते रहे। जहां अर्श से बात करके उसे सुकून पहुंचा, वहीं उसे बोझलपन भी महसूस हुआ अर्श को लेकर, कि ये डर अपनी जगह था। अगर अर्श अपनी दूसरी बीवी और बच्चों में मसरूफ़ हो गया और उसे भूल गया तो वो कैसे जिएगी? वो अपनी और अर्श शाह की मोहब्बत में किसी तीसरे को शामिल नहीं कर सकती थी। सबसे बड़ी बात, वो अर्श को कभी औलाद की खुशी नहीं दे सकती थी। और जाने कुछ अरसे बाद अर्श तो उसके वजूद को ही फरामोश कर बैठता। उसकी ज़िंदगी जाने कब सुकून में आएगी, वो ये सोच कर ही रह गई। आज नाश्ते की मेज़ पर सिर्फ हुरैन और मरियम थी। जामिन शाह काम के सिलसिले में आज जल्दी जा चुके थे। अशर भी कॉलेज गया था, जबकि उर्वा अभी तक नाश्ते के लिए नहीं आई थी। मरियम बिल्कुल खामोश सर झुकाए बैठी नाश्ता कर रही थी। हुरैन ने उसे बगौर देखा। वो शादाब चेहरे वाली लड़की मुरझा सी गई थी। एक टीस उनके दिल में उठी थी। उन्होंने हमेशा मरियम को अपनी बेटी की तरह समझा था। आज अगर वो तकलीफ में थी तो हुरैन भी बेसकून थी। मरियम, उन्होंने प्यार से पुकारा उसे। जी मॉम। मरियम ने उन्हें निगाहें उठाकर देखा तो वो उसी को ही देख रही थी। अर्श से बात हुई बेटा? सवाल ऐसा था कि मरियम निगाहें चुरा गई। इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है बेटा? शोहर है वो तुम्हारा। और प्लीज़ जामिन की बातों की वजह से परेशान मत हो। वो अर्श के उठाए हुए कदम पर शदीद गुस्से में है। लेकिन तुम अर्श से अपने ताल्लुकात ख़राब मत करो बेटा। मेरी बात मानो तो अर्श को बोलो वो तुम्हें साथ रखे अपने। आज अगर उसे तुम मुयस्सर ना हुई तो तभी वो दूसरी की तरफ माइल होगा। ये मर्द की फितरत है बेटा। तुम समझदार हो, प्लीज़ अपने शोहर को खुद से दूर मत करो। वो मेज़ पर रखे मरियम के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे एक माँ की तरह समझा रही थी, जबकि मरियम को उनकी बात सही लगी। डैड को बुरा लगेगा अगर मैं शाजी की साइड लूँगी, वो अपनी मुश्किल उन्हें बताते हुए उदास थी। तुम अगर दिल से अर्श को माफ़ करके उसके पास जाना चाहोगी तो जामिन को बुरा नहीं लगेगा। हमें सबसे ज़्यादा तुम्हारी खुशी अजीज़ है बेटा। तुम अगर दिल से अर्श को माफ़ करके उसके पास जाना चाहोगी तो जामिन को बुरा नहीं लगेगा। हमें सबसे ज़्यादा तुम्हारी खुशी अजीज़ है। उन्होंने उसके हाथ को नरमी से सहलाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकती।
तुम यकीन करो जामिन रात को सो नहीं पाते कि अर्श ने तुम्हारे साथ जुल्म किया और हम कुछ ना कर सके। खैर अब यही बेहतर है कि तुम अर्श के साथ रहो। वो नरमी से उसे समझा रही थी। आप भी तो शादी से नाराज हैं। मरियम ने जैसे उन्हें याद करवाया, जबकि हुरैन ने दुख से मद्धम सा मुस्कुरा कर उसे देखा। मरियम, शोहर और बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है ना, उतना ही कमज़ोर भी होता है, क्योंकि ये वाहिद रिश्ता है जो आसानी से टूट जाता है। तुम देखो कि औलाद जैसी भी हो, माँ बाप उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। हाँ, वक्ती तौर पर नाराज़गी का इजहार ज़रूर करते हैं। इसलिए कह रही हूँ तुम्हें, प्लीज़ अर्श के साथ रहो, उसके पास चली जाओ। वो उसे एक माँ की तरह समझा रही थी। आप दोनों बहुत अच्छे हैं मॉम। मेरी वजह से आप दोनों अपने बेटे से बात तक नहीं कर रहे, मेरा साथ दे रहे हैं सिर्फ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतनी अच्छी सास है मेरी। वो अपना दूसरा हाथ उनके हाथ पर रखती अकीदत से बोली थी। तुम मुझे अपनी सास समझती हो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी उर्वा की तरह समझती हूँ, और आइंदा कभी सास मत कहना मुझे। माँ हूँ मैं तुम्हारी। चलो तुम नाश्ता करो, मैं उर्वा को देखती हूँ, वो अभी तक नीचे नहीं आई। वो कुर्सी से उठती और मरियम के सर पर बोसा देती निहायत मोहब्बत से बोली और आगे बढ़ गई, जबकि मरियम नम मुस्कुराती आंखों से उनकी पुश्त देखकर रह गई। वो आज कॉलेज नहीं गई थी, उसे शदीद बुखार था। बार बार उसे अशल का शरारत भरा अंदाज, मुस्कुराती आंखें याद आ रही थी। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। अशल तो कई बार उसके सामने अपनी पसंदीदगी का इजहार भी कर चुका था। हाँ, मगर उर्वा ने हमेशा उसे सख्ती से इनकार किया। वो हमेशा अपने जज्बात छुपा लेती, और आज वो रो रही थी। दिल उनसे क्यों मिलते हैं जो नसीब में नहीं लिखे होते। वो ये सोचते हुए सिसक उठी थी। हुरैन जब उसे सुबह जगाने आई तो वो बुखार में तप रही थी। उसको देखकर हुरैन का दिल तड़प उठा। उनकी बेटी बहुत हसास थी, जिसने हनी के रिश्ते वाली बात का इतना असर लिया था कि एक ही रात में अपनी ये हालत कर ली। वो रो रही थी, मुसलसल रो रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे सूप पिलाकर दवाई दी, और अब दवाइयों के जेरे असर सोई हुई उर्वा के पास बेड पर बैठी वो अर्श के बारे में सोच रही थी, जिसकी कॉल वो काफ़ी दिनों से नज़रअंदाज कर रही थी। इतने में दरवाजे पर आहट हुई और रामीन अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मरियम के पास आई थी, लेकिन मुलाजमा से मालूम हुआ कि उर्वा को बुखार है। सब ठीक है ना आपी? क्या हुआ है उर्वा को? हुरैन के पास जगह बनाकर बैठते हुए वो बोली थी। रामीन, मेरे घर को नज़र लग गई है किसी की। बोलते हुए वो रो पड़ी तो रामीन ने उन्हें गले से लगा लिया। सही कह रही हैं आप, वाकई हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है। मुझे मरियम ने हनी और उर्वा के रिश्ते का बताया। मुझे जामिन भाई पर हैरत हो रही है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हुरैन के आंसू पोंछते हुए वो हैरत ज़दा सी गोया हुई। मैं नहीं जानती, मगर वो तो किसी की नहीं सुन रहे, बस फैसला किए बैठे हैं। हुरैन आंसू पोंछते बोली। बिया और उसके बच्चों से अपनी मोहब्बत साबित करना चाहता है, और क्या वजह हो सकती है? कमरे में दाखिल होती पुप्पो की आवाज़ पर उन दोनों ने सर उठाकर उन्हें देखा था। जामिन ने अपने जज्बातीपन और गुस्से की वजह से, पहले बिया की वजह से हुरैन के बेकसूर होते हुए भी उस पर बेइंतहा जुल्म किए, और अब मरियम और रोहान से मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहा है। उन्होंने सोफे पर बैठते हुए रामीन को देखते कहा था, पुप्पो प्लीज़, मरियम का मामला अलग है। आप हर बात में मरियम की तजलील करती हैं, इसीलिए जामिन चिढ़ते हैं। हुरैन ने उन्हें मज़ीद कुछ भी कहने से रोका था। जो सच है वही कह रही हूँ बेटा मैं। तुम दूसरों की खातिर अपनी औलाद से मुंह मोड़कर गलत कर रही हो। निकाह ही किया है अर्श ने, कोई गुनाह तो नहीं किया जो तुम दोनों मियाँ बीवी उसकी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं हो। वो सर हिलाते हुए बोली। पुप्पो, मुझे मरियम उर्वा की तरह अजीज़ है। वो मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी है। अर्श ने उसका मान तोड़ा है, उसे तकलीफ़ पहुंचाई है। मेरा मान तोड़ा है जो मुझे अपने बेटे पर था। फ़िलहाल तो हकीकतन मैं अर्श की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अर्श और मरियम वाले मामले में अभी निकले नहीं थे कि उर्वा की कैफियत ने उन्हें मज़ीद तोड़ डाला था। वो शिकस्त ज़दा अंदाज में गोया हुई। खुदा औलाद नेक दे बस। रामीन के दुख में कही गई बात पर हुरैन और फुप्पो ने चौंक कर उन्हें देखा। हुरैन बेटा, मैं तो कहती हूँ जामिन से बात करो, उर्वा के मामले में जल्दी मत करे वो। बेखबर सोई उर्वा को देखती फुप्पो गोया हुई। हाँ आपी, आप कहें तो मैं अली से बात करूँ, वो जामिन भाई से बात करेंगे। रामीन ने अपनी तजवीज़ पेश की। ये शादी रोकने के लिए जामिन और रूहान को मरियम भी तो मना सकती है, मगर वो खामोश है। तुम और जामिन अर्श से बात तक नहीं कर रहे, सिर्फ मरियम की वजह से। ये तुम दोनों का खलूस है, तो क्या मरियम अपने भाई को समझा नहीं सकती कि वो जामिन को इनकार कर दे? देखो भला कैसा हाल हो गया बच्ची का।
उर्वा का सुर्ख चेहरा देखती वो आखिर में परेशानी से गोया हूँ, जबकि हुरैन अब बिल्कुल खामोश थी। वो शाम को घर लौटा था। वो आज जल्दी थाने से निकला था क्योंकि उसे ग्रोसरी करनी थी। दरवाज़ा लॉक करके मुड़ा तो आज भी वो सुकड़ी सिमटी सामने ही फर्श पर बैठी थी। अर्श ने सामान किचन में रखा और उसके करीब आया। वो 5 दिन से उसी लिबास में थी। बाल बहुत रूखे से हो गए थे, चेहरा भी शायद सही से धुला हुआ नहीं था और चेहरे पर उदासी और नकाहत, जबकि आंखों में खौफ के पहरे थे। वो कहीं से भी अमल अली नहीं लग रही थी। उसे इस हालत में देखकर अर्श शाह के मूंछों तले लब मुस्कुराए थे। अमल अली, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? वो बज़ाहिर अफसोस करते बोला, मगर लहजे का तंज अमल के सर को झुका रहा था। इतनी बेबसी। वो सोफे पर बैठते मजीद बोला, खैर सामान ले आया हूँ मैं, खाना बना के खा लो। उसे मुसलसल खामोश पाकर वो फिर से बोला, मुझे खाना बनाना नहीं आता। खुराक पूरी ना होने के बाइस वो कमज़ोर हो रही थी, बात भी मुश्किल से कर पा रही थी। अर्शा ने अपना चेहरा उसके करीब किया। लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना भी, उनका सुकून छीनना भी, किसी को बर्बाद करना, किसी की ज़िंदगी में जहर घोलना तो कोई तुमसे सीखे। उसका चेहरा सख्ती से दबोचे वो घुर्राया कि वो दर्द के बावजूद सिसक भी ना सकी। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हें मुझसे किस बात की दुश्मनी है? अपनी बहन का भी ख्याल नहीं किया तुमने? चेहरे पर गिरफ्त ढीली करते वो इस बार राजदारी से पूछ रहा था, जबकि अमल अपने चेहरे पर रख के उसके हाथ हटाते हुए मुसलसल बेआवाज़ रो रही थी। इतना घटिया इल्ज़ाम क्यों लगाया मुझ पर? वो एक झटके से उसे फर्श पर पटकता धाड़ा था। तो प्लीज़ मुझे घर छोड़ा। वो शिद्दत से रोते हुए हिचकियाँ लेते टूटे फूटे अल्फाज में बोली, अब तो यहीं मरोगी तुम, घर को तो भूल ही जाओ। फर्श पर रखे अमल के चेहरे के पास जोर से बूट मारने के बाद वो धाड़ता हुआ बाहर निकल गया, जबकि पीछे से वो धाड़े मार मार कर रोती रह गई। वो खुद पर जब्त करता फ्लैट से बाहर निकला था। अगर वो थोड़ी देर मजीद वहाँ रुकता तो यकीनन अमल का हशर बिगाड़ देता। गुस्से की शिद्दत से कपकपाते हुए वो जीने उतर रहा था। वो अभी भी पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस था जब शाजिल उसके गुस्से से तिल मिलाए चेहरे और ख़तरनाक तेवरों को देखता उसके पीछे पीछे आया था। अर्श को अपने पीछे शाजिल की आवाज़ आई तो उसके कदम रुके। अब वो मुड़कर शाजिल को देख रहा था। अर्श तू ठीक तो है? अर्श के माथे के बलों और पत्थराए तासुरात को देखते हुए शाजिल ने दरियाफ्त किया। चल मेरे घर चले, शाजिल ने उसके कंधे पर बाजू रखते हुए कहा, मगर अर्श ने कोई जवाब न दिया और इस बार कदरे धीरे से आगे कदम बढ़ाने लगा। शाजिल भी उसके साथ चलने लगा। शाजिल के फ्लैट में जब वो दोनों दाखिल हुए तो शाजिल ने दरवाज़ा बंद किया। इतने में अर्शा पैंट की जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा चुका था। अर्श कोई परेशानी है? इतना टेंस क्यों है यार? शाजिल ने कश पर कश लगाते अर्श को देखते पूछा। कुछ नहीं यार, अर्श ने उसे टालना चाहा। यार दोस्त हूँ मैं तेरा, अगर कोई परेशानी है तो बता ना। शाजिल ने फिर पूछा। सब ठीक है यार, मतलब तू बताना नहीं चाहता। और शाजिल के बहुत इसरार पर आखिर अर्श ने उसे सारी बात बता दी। अब वो खामोश सिगरेट के कश लेता अब वो खामोशी से सिगरेट के कश लेता सोफे पर बैठा था, जबकि शाजिल के माथे पर बल थे। सबसे पहले तो तू ये रख। शाजिल ने आगे बढ़कर अर्श की उंगली में दबा हुआ आधा सिगरेट लेकर फर्श पर फेंका और जूते से मसला। हाँ तो अब बता क्या चाहता है तू? शाजिल ने निहायत संजीदगी से पूछा। यार मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं अभी वकील के पास ही जा रहा था तलाक के कागजात बनवाने। वो शाजिल को देखते हुए बोला, क्योंकि वो शाजिल को बहुत मुस्तरिब लग रहा था। लेकिन तूने बदले के लिए निकाह किया था ना, फिर इतनी जल्दी छोड़ रहा है उसे? बदला पूरा नहीं करना तुझे? शाजिल ने खोजती नज़रों से उसे तकते हुए पूछा। भाड़ में जाए बदला यार, जिसमें मैं अपनी माँ की तरबियत को मिट्टी में मिला दूँ, मरियम को मुसलसल अजियत दूँ। और वो गुस्से में कहता लब भींच गया। और क्या? शाजिल ने उसके खामोश होने पर फौरन पूछा। मैं अमल के साथ जुल्म करके भी पुरसकून नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे हर हाल में औरत की इज्जत करना सिखाया है। मैं नहीं करना चाहता जुल्म उसके साथ। मैं उसे छोड़ देता हूँ, तलाक दे देता हूँ। इस तरह अमल को भी सज़ा मिल जाएगी। वो अपने बालों में उंगलियाँ फंसाते हुए बोला। अर्श प्लीज़ तलाक मत देना। शाजिल ने कहा तो अर्श ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। देख ठंडे दिमाग से सोच, शायद इस निकाह में खुदा की कोई मसलहत हो। शाजिल आहिस्तगी से बोला। मसलहत? कैसी मसलहत? अर्श ने अचंभे से पूछा। देख मरियम भाभी माँ नहीं बन सकती, और औलाद तो हर मर्द को चाहिए होती है ना। अगर तूने दूसरा निकाह कर लिया तो कुछ गलत नहीं किया यार, तू समझ रहा है ना मेरी बात? शाजिल ने उसके साथ बैठकर उसके शाने पर हाथ जमा कर कहा तो अर्श ने उसकी बात समझते हुए उसका हाथ झटका। क्या बकवास है ये? अर्श चीख उठा। अर्श ठंडे दिमाग से सोच,
اس میں خدا کی مصلحت ہے، کیا معلوم اللہ تجھے دوسرے نکاح سے اولاد دے دے۔ شاذل نے اسے مزید سمجھانا چاہا۔ مجھے اولاد نہیں چاہیے یار، میرے لیے عروہ اور اشر ہی میری اولاد ہیں۔ عرش کو کسی صورت شاذل کی باتیں پسند نہیں آ رہی تھی۔ یہ آج بول رہا ہے تو، کچھ عرصے بعد تجھے احساس ہوگا کہ اولاد کتنی ضروری ہوتی ہے۔ وہ اسے ہر طرح سے سمجھانا چاہ رہا تھا، میرے لیے نہیں لیکن۔ دوبارہ جیب سے سگریٹ نکالتے وہ غرایا، میں جلد ہی عمل کو طلاق دے دوں گا، میں مزید مریم کو اذیت نہیں دے سکتا۔ وہ مزید بولا، پلیز ابھی کچھ فیصلہ مت کر، کچھ عرصے بعد دے دینا طلاق۔ شاذل کی بات پر عرش نے نفی میں سر ہلایا، جب کچھ عرصے بعد ہی دینی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ عرش، نکاح یا طلاق کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اب اگر نکاح تم نے غصے میں کیا ہے تو کم از کم طلاق تو مت دو۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ عرش پھر سے جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کرے۔ شاذل، میں تمہاری باتوں سے مزید الجھ رہا ہوں، پلیز اپنے فضول کے یہ مشورے اپنے پاس رکھو۔ عرش اپنے شانے پر سے اس کے ہاتھ جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔